में नामांकन के आखिरी दिन बड़ा खेल। अजीत पवार ने मानखुर्द विधानसभा सीट से नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया। एकनाथ शिंदे के करीबी दीपक केसरकर के नामांकन में लाखों लोग समेत नारायण राणे रहे मौजूद। एमवीए के नेताओं का काम सिर्फ जनता को धोखा देना है, नारायण राणे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे और इससे ठीक पहले नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। और इसी बीच एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने के लिए मिला, जहां पर नवाब मलिक ने अब अजीत पवार यानी एनसीपी के साथ आकर उन्हें जो है, अगर आप कहेंगे कि नामांकन अपना दाखिल किया है, क्योंकि इससे शुरुआत में नवाब मलिक ने यह कहा था कि अगर मुझे एनसीपी का समर्थन नहीं मिलता है तो मैं अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। लेकिन साफ तौर पर नवाब मलिक को अजीत पवार का समर्थन मिल चुका है और अजीत पवार ने अब उन्हें मानखुर्द विधानसभा सीट से जो है उम्मीदवार बनाया है। कहा जा रहा था कि नवाब मलिक के नाम को लेकर काफी ज्यादा फ्रिक्शन है, लेकिन नवाब मलिक को जिस तरीके से अजीत पवार ने समर्थन दिया, इससे ये बात साफ समझ आ रही है कि महायुति में जो है सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे के साथ मिलकर ये चलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि नवाब मलिक के नाम को लेकर शुरुआत में कई तरह की अटकलें लग रही थी। नवाब मलिक के नाम को लेकर काफी, अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियों का दौर था, लेकिन आखिरकार अब नवाब मलिक ने भी नामांकन जो है अपना भर दिया है और इसके बाद वो बयान देते हुए भी नजर आए। क्या कुछ कह रही है नवाब मलिक, जरा एक बार आप खुद सुनिए। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। तो जैसा कि आपने नवाब मलिक को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वो एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर जो है उन्होंने नॉमिनेशन भरा है मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी जो है अपना नामांकन भरा था। और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने यानी एनसीपी ने उन्हें एबी फॉर्म जो होता है वो उन्हें भेजा और इसके बाद उन्होंने उसे सबमिट किया है और अब वो ऑफिशियली एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के कैंडिडेट बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं अजीत पवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रफुल्ल पटेल का भी, सुनील तटकरे का भी बहुत ज्यादा जो है धन्यवाद जताना चाहूंगा। उनको मेरे ऊपर भरोसा था, मुझ पर उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा जताया था और अब काफी सारे जो वोटर्स हैं वो मुझे जरूर जो है अपना समर्थन देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो मानखुर्द ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे हम जरूर जीतेंगे। तो इसी के साथ साथ अब आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के करीबी दीपक केसरकर ने भी नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस दौरान काफी ज्यादा लोगों की भीड़ उनके साथ नजर आई और नारायण राणे भी वहां पर मौजूद नजर आए। कहीं ना कहीं नामांकन के दिन ही काफी ज्यादा शक्ति प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला कि किस तरीके से किस एरिया में के नेताओं का जो है दबदबा है। और बात कर ले दीपक केसरकर की, तो वो ऑलरेडी जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है, शिंदे गुट के साथ है और उसके बाद एकनाथ शिंदे का उन्हें करीबी बताया जाता है। इस दौरान नारायण राणे वहां मौजूद रहे और नारायण राणे ने भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जीत की बात तो कही कि कॉन्फिडेंट है वो जीत को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो काम किया है 35 सालों में, हमने जिस तरीके से काम किया, हमने पूरी तरीके से डेवलपमेंट का काम किया है, वो जनता जानती है, जनता सब कुछ समझती है। हमने किस तरीके से पर कैपिटल इनकम को 35,000 से अब 2.5 लाख तक जो है पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे महाविकास अघाड़ी के एक उम्मीदवार का नाम बता दीजिए जिसने भी डेवलपमेंट का काम किया हो, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है जनता को धोखा देना, क्योंकि यही उनको आता है और यही काम जो है वो जनता को चीट करने का वो करते हैं। क्या कुछ और कह रहे हैं नारायण राणे, जरा सुनिए। नहीं, सिंधुदुर्ग ये हमारा गढ़ है, इसमें विधानसभा 3 है और आज हमारा गढ़ होने के कारण तीनों विधानसभा में हमारी जीत होने वाली है। केसरकर, नीलेश राणे, नीतीश राणे, इन्होंने काम किया, हमने काम किया। पिछले 35 साल में हमने काम किया है इस जिले में। जो आपको विकास दिख रहा है, सड़क बिड़क सब दिखाई दे रहे हैं ना, इधर पानी की कोई टंचाई नहीं है।
टैंकर मुक्त है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है। तो हम तरक्की लोगों की है, लोगों के पर कैपिटल इनकम हम बढ़ाया, 35,000 से 2.5 लाख तक हम लेके गए। इसमें से कौन से जो उम्मीदवार है उन्हें विधायक सामाजिक विकास का काम किया, नाम बोलो उनका? कुछ भी संबंध नहीं, विकास और इनका कोई संबंध नहीं आता। तोड़ पानी करना, गंदा धंधा करना, लोगों से चीटिंग करना, यही इन लोग का धंधा है। खाली इसमें घरे मैडम छोड़ के तो क्या होता, उसमें क्या है? हमारी मर्जी कब करेंगे? देखो लास्ट डेट कभी है? आज नॉमिनेशन का आज 3 बजे तक है। तब तक डिक्लेयर भी करेंगे, फॉर्म भी भरेंगे और आपको न्यूज भी देंगे। लास्ट तक 3 बजे के पहले हमारी 15 के 15 उम्मीदवार अपनी नॉमिनेशन भर देंगे। कुछ नहीं, खुशी का, मेरे लिए खुशी का दिन है। दोनों बेटे को टिकट दिया, एक तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नीतीश को दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने नीलेश राणे को टिकट दिया है। मैं समझता हूँ दोनों भी भारी वोट से चुन के आएंगे, ऐसा वातावरण है। और हमारे पालक मंत्री हमारे साथ है, केसरकर, सबका आशीर्वाद दोनों को है। तो मैं समझता हूँ हमारे दोनों बेटों अच्छा वोटों से चुन के, पिछले 35 साल से मतदार संघ से चुन के जाते हैं। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद है, लोग हमारे प्यार करते हैं, तो इसलिए इतने लोग जुड़े जाते हैं हर हमारे विधायक काम में। किधर है वो अपोजिशन? बताओ, उन्होंने कुछ ये डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ किया होगा तो बताओ क्या काम है? सड़क किया, इरिगेशन काम किया, एजुकेशन का कौन से क्षेत्र हमारे अपोजिशन वाले ने काम किया? कोई नहीं। देखो, हम महायुति को कोई नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट में है और आगे रहेंगे। हाँ, कितनी सीटें आने वाली हैं सर? आप तो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन है, अगर आप हमारी तीनों पार्टी का 160 सीट आएगी। 160 क्रॉस कर रहे हैं या और ये दोनों सीटें जो है कनकौली और कूडल, ये आपके खाते में आ रही है? उड़ाल खाते में है ऑलरेडी। हाँ, हाँ, खाते में है, पॉकेट में है, लेके चलते हैं। पॉकेट में लेके चल रहे हैं सीटें। ठीक है सर। तो जैसा कि आपने नारायण राणे को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है जीत की बात तो कही, साथ ही साथ ये भी कहा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट का काम शिंदे सरकार के अंडर में हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया है कि महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, जनता को धोखा देने का काम किया है और डेवलपमेंट का काम जो है उनकी सरकार के दौरान जो है हुआ है। इसी के साथ साथ दीपक केसरकर भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया और उसके बाद उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही है दीपक केसरकर, जरा सुनिए। देखिए, जिस तरह के स्कीम्स महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किए गए, देखिए 1 रुपए में फार्मर्स को इंश्योरेंस मिल जाता है। कोई भी लेडी हो, एक घर में 2 लेडी तक 1500 रुपया मिल जाता है। अगर वो फार्मर है तो 6,000 रुपीज मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, 6,000 रुपीज मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। इतने सारे स्कीम्स है। हमारे काजू को तो 10 रुपये पर केजी अनुदान मिलता है। तो ये सब चीजें जो है ये महायुति में ही बन रही है। जैसे अभी फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र फर्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महाराष्ट्र फर्स्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में महाराष्ट्र फर्स्ट है। तो ये हमारे आने के बाद बना। हम तो 3 नंबर पे चले गए थे, वापस इसको 1 नंबर पे लाया गया। ये हमारी महायुति का कर्तृत्व है। अब देखिए, अटल सेतु है, खाली एक अटल सेतु से इकोनॉमी को इतना बूस्ट मिल जाएगा कि एक नई मुंबई क्रिएट हो जाएगी। और यही हमारे गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि जितना अच्छा मुंबई को बने, महाराष्ट्र को बने, ताकि अच्छे वाली इन्वेस्टमेंट हम तक आ जाए। लेकिन जब आप कोएलिशन का ये करते हैं तो इसमें देरी होना स्वाभाविक है और बहुत सारे लोग इच्छुक भी रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अनअवॉइडेबल हो रही है क्योंकि बागी ना पैदा हो, उनको नॉमिनेशन करने का टाइम ना मिले। हमारे पार्टी में तो कोई बागी नहीं रहता है। अब बागी जो है वो उनकी तरफ से है। हम लोग तो बाबा साहब के विचार पे चलते हैं। बाबा साहब के विचार पे देखिए, बाबा साहब का जो हिंदुत्व का विचार है वो एक अलग ही विचार है। ये भूमि हिंदुस्तान है, तो इस भूमि पे जो प्रेम करता है वो हिंदू है। कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा तो ये हिंदू नहीं है, कोई खालिस्तान जिंदाबाद बोलेगा तो वो हिंदू नहीं है। और इस तरह से बाला साहब ने पॉलिटिक्स की, इसलिए बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है।
तो जैसे कि आपने दीपक केसरकर को सुना, उन्होंने कहा कि जो है सावंतवाड़ी के जो जनता है वो मेरे लिए परिवार तुल्य है, वो मेरे लिए परिवार है। उन्होंने हमेशा मेरे को अपना समर्थन दिया है और हमेशा मैं उनसे मिलने भी आता रहता हूं। उनकी जो उम्मीद रहती है मैं हमेशा उस पर खड़ा उतरा हूं। और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि आम जनता का जमीन छीनना चाहते हैं, उन्हें जिसको एमएलए पोस्ट चाहिए, इस तरीके के कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा, मैं अभी 2-3 दिन का इंतजार करूंगा, क्योंकि अगर कोई अपना नामांकन वापस लेता है तो फिर कहानी अलग होगी। और अगर वो नहीं सुनते हैं और उसके बाद जो है मैं उनको सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। तो यहाँ पर भी उनका निशाना जो है नेता की तरफ था। कहा जा रहा है कि उद्धव गुट के वो नेता है जिनके ऊपर उन्होंने इनडायरेक्टली जो है निशाना साधा है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में अगर आपने देखा होगा टिकट वापसी के कई सारे मामले जो है निकलकर सामने आए, जहां पर कांग्रेस के भी एक उम्मीदवार ने टिकट वापस कर दिया हार के डर से, तो उद्धव ठाकरे के भी पार्टी के एक उम्मीदवार ने हार के डर से ही जो है टिकट वापस कर दिया था। अब ऐसे में जिस तरीके से बयान दीपक केसरकर दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी में ऐसे कई सारे और उम्मीदवार हैं जो कि समय के साथ टिकट वापस कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ सियासी उठापटक देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो है महाराष्ट्र के इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, किसका पलड़ा भारी है, किसकी जीत की सबसे ज्यादा संभावना आपको लगती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि लेगेसी बहुत बड़ी है और इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ जाता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो जिम्मेदारी के तौर पर ही जो कर सकता हूं मैंने करने की कोशिश की। पिछले 10 साल में 2 बार हारा हूं, फिर भी इस मिट्टी को कभी छोड़ा नहीं, इस जमीन को कभी छोड़ा नहीं, इन लोगों ने मुझे कभी छोड़ा नहीं, मैंने इन लोगों को कभी छोड़ा नहीं। कंटिन्यू हम लोग एक दूसरे के साथ एक फैमिली बन के रहे। ये डिस्ट्रिक्ट हमारा एक फैमिली मैं समझता हूँ और उनकी सेवा करने के लिए अगर मुझे मौका मिले ये विधानसभा में तो ये मैं मेरा भाग्य समझता हूँ। देखिए, हम वो क्या सोचते हैं, वो क्या सपने देखते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो रोज उठ के एक सपना देखते हैं और उनको सपने में ही रहने दो। उनकी लड़ाई मैंने पहले भी बोला है 4th, 5th और 6th के लिए हो रही है, 1st, 2nd, 3rd के लिए नहीं। इसीलिए वो क्या सोचते हैं वो जरूरी ही नहीं है। और जब हम अलायंस में लड़ते हैं तो अलायंस का जो डिसीजन होता है, जो नेताओं का डिसीजन होता है, मैं कार्यकर्ता हूँ तो मुझे फॉलो करना है। और मैं इधर रहूं या उधर रहूं, हमारा अलायंस इतना स्ट्रांग है कि हम सब एक हैं। हमारे बीच में ये वहां है, ये वहां है, ऐसा नहीं है। एक पर्सपेक्टिव तैयार करने का काम हो सकता है, एक प्रोपेगेंडा तैयार करने का काम हो सकता है। दैट इज ऑल दैट दे हैव डन। उसके अलावा उनको कुछ हुआ नहीं है, जमा नहीं है। पर हमको गारंटी है कि महायुति की सरकार वापस बनने जा रही है और बड़े लेवल पे बनने जा रही है।